तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रासायनिक साम्यावस्था केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। जी हाँ, इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चैप्टर का मेन है कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये चैप्टर में बाकी सभी चीजें आपके लिए यूं ही आसान हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। इस चैप्टर में अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया को समझाएंगे। आपको रासायनिक साम्यावस्था का जो असली कॉन्सेप्ट है वो आपको आज के वीडियो में फील होगा, आप खुद देखोगे। और जो द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम है जिसमें दोस्तों साम्यावस्था गुणांक केसी का मान निकालना बताया गया है, वो भी हम आपको समझाएंगे। और केसी का मान कैसे निकाला जाता है, साम्यावस्था गुणांक कैसे निकाली जाती है, किस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में इस चैप्टर से बन जाते हैं और उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, इस वीडियो में आपको सब कुछ सिखाया जाता है। लास्ट में हम आपको दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराएंगे साम्यावस्था गुणांक के। और आज की इस वीडियो में आपका रासायनिक साम्यावस्था कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। तो क्लास 11th में है तो आपका एग्जाम नजदीक आने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जोर देखें क्योंकि ये चैप्टर से 100% क्वेश्चन आते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 100 में 100 पक्का हो जाने वाला है। नहीं करते प्लीज धमाकेदार चैप्टर की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट रासायनिक साम्यावस्था इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, रासायनिक साम्यावस्था को पढ़ने से पहले हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे दो तरह की रासायनिक अभिक्रिया। एक हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, एक हमारी होगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ओके, अगर आपको ये पता है तो दोस्तों आप इस वीडियो को इतना सेकंड तक स्पीड करके आगे बढ़ सकते हो, साम्यावस्था को पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो इसे जरूर पढ़े, तभी आपको रासायनिक साम्यावस्था का असली फील आएगा, आखिर वो है क्या। ओके, तो सबसे पहले आइए देखते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है उसे ही हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों आप पिछले सालों से जितने भी केमिस्ट्री में अभिक्रिया देखते आ रहे हो, जैसे आपने एक अभिक्रिया देखा होगा मोस्ट पॉपुलर नमक वाला, जैसे कि Na हमारा क्या होता है NaCl। ये इसको अगर हम उष्मा देंगे, इसमें हम हीट देंगे दोस्तों, तो होगा क्या, जो हमारा Na होगा वो अलग हो जाएगा, प्लस Cl होगा वो अलग हो जाएगा। तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, केवल एक ही दिशा में चल रही है। देखिए एक हम तीर बनाते कि नहीं, इस तीर बताता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो आगे की ओर क्या है, अग्रसर है, आगे की ओर अग्रसर है, यानी जिसे हम दोस्तों अग्र दिशा भी कहते हैं। जो अभिक्रिया आगे की ओर ही जाती है उसे हम अग्र अभिक्रिया कहते हैं। क्या हम देखते आ रहे हैं, जैसे कि कुछ अभिक्रिया ये भी है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये उत्पाद बना दे रहे हैं, यानी कि ये रिएक्शन क्या हो रहा है, इधर से क्या जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, केवल एक ही दिशा में है। ओके, तो ऐसे अभिक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, जो केवल एक दिशा की ओर क्या निशान दिखाए, यानी कि बताए क्या केवल अग्र दिशा आगे की ओर चलता है, उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। सेकेंड जो अभिक्रिया है हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। रिवर्सिबल देखिए इंग्लिश में ही वर्ड लिखा हुआ है रिवर्स यानी कि वापस आ जाती है। ये रिएक्शन आगे तो जाती है लेकिन रिवर्स भी आ जाती है, यानी पीछे की ओर भी आती है। ये तो हमने लॉजिक से बताया। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि ये वापस नहीं आती। रिवर्सिबल यानी कि वापस नहीं आती है। ओके, ये केवल एक ही दिशा में जाती है, वो कहां पर, आगे की ओर जाती है और वापस नहीं आती है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या हमने लॉजिक से बताया कि वह अभिक्रिया जो आगे की दिशा, तो जो आगे की ओर जाती है उसकी दिशा आगे की ओर है ही, लेकिन साथ ही साथ वो रिवर्सिबल यानी पीछे भी आती है। तो आइए डिफिनेशन पढ़ते हैं। क्या हुआ, वह अभिक्रिया जो समान परिस्थिति में एट दैट स्टेट में दोनों दिशा में चल सकती है उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वह रिएक्शन जो एक ही समय में, ये नहीं कि अलग अलग समय लिया, एक ही समय पे जब आप रिएक्शन करा रहे हो उसी समय पे क्या हो, ये दोनों दिशा में चले। यानी कि अगर अपने ये रिएक्शन करा रहे हो PCl3 में Cl2 का रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, आप देखोगे सर यहाँ पर जब रिएक्शन करेंगे तो PCl5 बनेगा। और जैसे ही आपने रिएक्शन कराया उसी समय पे एट दैट स्टेट समान परिस्थिति में ही आपका क्या हो जाए कि ये तो बने ही, ये आपका बने ही PCl3 से ये जुड़कर ये बने, साथ ही साथ उसी समय पे उसी समान परिस्थिति में PCl5 वापस टूटकर यही बना देगा। तो दोस्तों वह रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, उत्क्रमणीय क्या हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हो जो आगे की ओर भी जा रही है, यहां से ये दोनों आपस में जुड़कर PCl5 बना रहे हैं और उसी समय पे उसी समान परिस्थिति में जो हमारा PCl5 है वह वापस टूटकर क्या बना दे रहा है, ये दोनों चीजें बना दे रही है। यानी कि ये आगे की ओर भी जा रहा है और पीछे की ओर भी आ रहा है, तो वह अभिक्रिया क्या हो जाएगी, उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों कुछ और भी एग्जांपल है। H2 क्या है, I2 से मिला तो आप सभी जानते हो ये दोनों मिलेंगे तो 2HI बन जाएगा। ओके, तो ये जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात करें तो ये आगे की ओर इस तरह आपस में जोड़कर 2HI बना देंगे और उसी समय पे एट दैट स्टेट ये भी क्या हो जाएगा, टूट कर क्या बना देगा, वापस ये बना देगा। ओके दोस्तों, आप समझ रहे हो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, जो
जुड़कर तो आगे की ओर तो जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसी समय पे पीछे की ओर भी क्या करने लगती है, आने लगती है। यानी कि इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ऐसे अभिक्रिया की जो दिशा है वह दोस्तों अग्र तथा पश्च दोनों दिशा में चलती है ये अभिक्रिया। जैसे उदाहरण है N2 में हमने 3H2 जोड़ा, ये उदाहरण अभी आपको दिखेंगे दोस्तों। तो हमारा क्या बनेगा, आगे की ओर क्या बनेगा हमारा, जब ये आपस में जुड़ेंगे तो हमारा बनेगा फ्रेंड्स 2NH3 बनेगा। और उसी समय पे ये 2NH3 हमारा टूटकर ये बना देगा, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी। CaO प्लस CO2 ये आपस में जुड़कर आगे की ओर क्या बनाएंगे, ये आपस में जुड़कर आगे की ओर CaCO3 बनाएंगे। ये रिएक्शन आपने पहले देखा होगा। और उसी समय पे क्या हो जाए, ये वापस टूटकर क्या बना दे, यही दोनों चीज बना दे, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अनुत्क्रमणीय क्या होती है एवं उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। तो इन अभिक्रियाओं को समझने के बाद आपके लिए रासायनिक साम्यावस्था बिल्कुल ही आसान हो गया। देखिए हम यहाँ पर रासायनिक साम्यावस्था क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि साम्यावस्था वर्ड जिसको इंग्लिश में हम इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ओके, ये आपने फिजिक्स में भी सुना है। कहाँ सुना है, फिजिक्स में जब हम बात करते हैं बल की। ओके, तो हमने अगर कह दिया किसी वस्तु पे हम क्या लगा रहे हैं, इधर की ओर 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इधर की ओर खींच रहे हैं, लेकिन पीछे की ओर भी हम 10 ही न्यूटन का बल लगा दे, तो ना ये वस्तु आगे जाएगी ना वस्तु ये पीछे जाएगी। यानी वस्तु क्या हो जाएगी, रुकी रह जाएगी। जहां पर वस्तु पर एफनेट जो परिणामी बल होता है वो दोस्तों शून्य हो जाता है, तो उसे हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, साम्यावस्था बोलते हैं। लेकिन हम रासायनिक विज्ञान में बात कर रहे हैं, रासायनिक विज्ञान में हम रासायनिक साम्यावस्था बोलेंगे जिससे कुछ अंतर है। ओके फ्रेंड्स, तो हम फिजिक्स में दोस्तों बल की बात करते थे तो हम कहते थे इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी बल लग गया, विपरीत दिशा में बल हो गया, इधर से भी 10 न्यूटन लगाया, इधर से भी 10 न्यूटन लगाया। जब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे विपरीत दिशा में कार्यरत बल, तो वस्तु इक्विलिब्रियम में आ जाएगी फिजिक्स में। ओके ठीक है, जब हम फिजिक्स में बल की बात करते थे तो हमने साम्यावस्था का ऐसा डिफिनेशन दिया, लेकिन रासायनिक विज्ञान में हम किसकी बात करते हैं, जरा दिमाग लगाइए। जी हाँ, रासायनिक विज्ञान में हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की, जो इसके बारे में अभी हमने आपको बताया। रासायनिक अभिक्रिया में दोस्तों साम्यावस्था कब आएगी, जब रासायनिक अभिक्रिया क्या हो, इधर से मान लीजिए क्या रासायनिक अभिक्रिया की गति इधर की ओर आगे की ओर R1 से चल रही है उसकी गति, और पीछे तो साम्यावस्था की स्थिति कब आएगी, जब R1 से आगे चल रही है लेकिन उसी R1 से क्या चले, पीछे भी चलने लगे, इधर से भी R1 से चले, इधर से भी पीछे की ओर भी R1 से चले, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी, साम्यावस्था में आ जाएगी। कुछ आपको समझ में आया होगा, आइए इसे और अच्छे समझते हैं। ओके, तो साम्यावस्था एक क्या है, समान रूप से क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ही दोस्तों हम देख सकते हैं, क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ही दोस्तों साम्यावस्था देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में भी दोस्तों आगे की ओर रिएक्शन भी होता है, साथ ही साथ पीछे की ओर भी होता है। जब ये आगे की ओर रिएक्शन एवं पीछे की ओर होने वाला रिएक्शन, ये दोनों की गति बराबर हो जाएगी दोस्तों, तब हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक साम्यावस्था स्थिति आ जाएगी। देखिए क्या है रासायनिक साम्यावस्था, सामान्य रूप से जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आगे की ओर, अग्र यानी कि आगे की ओर तथा पश्च यानी पीछे की ओर जो रासायनिक प्रक्रम चल रहा है उसकी गति क्या हो जाए दोस्तों, समान हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसी प्रक्रम को हम क्या बोलेंगे, उस प्रक्रम को साम्यावस्था की स्थिति दोस्तों कहा जाता है। ओके, बिल्कुल आसानी से हमने फिजिक्स से रिलेट करके बताया जो आपको पता था। ओके, जो हम 10 न्यूटन का इधर लगा रहे थे, 10 न्यूटन का इधर बल लगाए थे विपरीत दिशा में, दोनों बराबर था, तब ये वस्तु साम्यावस्था में आ गया था फिजिक्स में। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होगा, जब रिएक्शन इधर की ओर आगे की ओर जिस दर से होगा, उसी वही अभिक्रिया दोस्तों पीछे की ओर भी उसी दर से हो, तो रासायनिक अभिक्रिया भी क्या हो जाएगी, साम्यावस्था आ जाएगी। तो ये होता है दोस्तों साम्यावस्था का डिफिनेशन रासायनिक अभिक्रिया में। ओके, आइए हम आपको कुछ एग्जांपल समझाते हैं। जैसे भौतिक एग्जांपल, भौतिक प्रक्रम आपने देखा होगा, जल से वाष्प बनना और वाष्प में दोस्तों जल बन जाना दोबारा। ओके, जैसे कि आपने क्या लिया, बीकर लिया, उसमें जल रखा और नीचे से ये आपने क्या जला दिया दोस्तों, आग लगा दी। ओके, जैसे ही आपने टेम्परेचर दिया, यहाँ पर ताप बढ़ाया, तो ये जल क्या हुआ, वाष्प में बदलने लगा, और ऊपर आपने प्लेट रख दिया, तो ये जल वाष्प में बदलेगा, वाष्प में बदलते हुए इस प्लेट पे जैसे ही टकराएगा तो ये वापस संघनित होकर, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, जब हम यहाँ पर वाष्प में भी जल बदल रहा है और उसके ऊपर कोई बर्तन या कोई प्लेट रख दे, तो ये वापस इससे टकराकर भाप हमारा वापस वाष्प क्या बन जाएगा, जल की बूंद बन के वापस गिरने लगेगा। यानी कि इस प्रक्रम में क्या हो रहा है, एक ही समय पे जल से वाष्प भी बन रहा है और वाष्प पे जल बन गया है, और जब ये दोनों प्रक्रम क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी जितना हमारा जल से वाष्प बने और उतना ही वाष्प तुरंत क्या बना दे, जल बना दे, दोनों की दोस्तों इधर गति क्या हो जाए, विपरीत दिशा में बराबर हो जाए, तो साम्यावस्था की स्थिति आ जाएगी। जैसे H2 प्लस Br2 है, ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2Br2 बनेगा, और यही 2Br2 दोस्तों टूटकर H2Br2 दोबारा बनाते दोस्तों, तो दोस्तों ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी। हाँ, उत्क्रमणीय हो जाएगी, लेकिन दोनों की गति इधर की ओर जो गति है दोस्तों R, इधर की ओर दोस्तों जो गति है R, ये दोनों दोस्तों R1 R2 दोस्तों दोनों की गति क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो साम्यावस्था की स्थिति आ जाएगी। ओके, आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको बताने जा रहे हैं नियम, जो कि साम्यावस्था में आपको और भी अच्छे से कमांड हासिल कराएगा। जो नियम है वो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है, लॉ ऑफ एक्टिव मास का। इसमें आपको कई जगह सक्रिय द्रव्यमान लिखा हुआ मिलेगा, तो सक्रिय
सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है इसको पहले बता देते, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, एक्टिव मास डिनोटेड द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोलर सांद्रता को बताता है। जो किसी द्रव्यमान दोस्तों हमें मोलर सांद्रता के बारे में बताता है, यानी कि 1 लीटर में कितने मोल है हमारे पदार्थ के, 1 लीटर में नंबर्स ऑफ मोल, 1 लीटर में दोस्तों हमारे कितने मोल है 1 लीटर में, वही तो हमारा होता है सांद्रता। ओके, तो वही सांद्रता को हमारा बताता है ये सक्रिय द्रव्यमान। जैसे कहा ए पदार्थ की मोलर सांद्रता लिखिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सक्रिय द्रव्यमान होगा ए पदार्थ का, जिसको हम इस तरह दिखाते हैं दोस्तों एक ब्रैकेट के रूप में। हम बार बार तो लिखेंगे नहीं कि एक ही मोलर सांद्रता ये है, तो इसलिए हम इस तरह डिनोट करते हैं। जिसकी भी मोलर सांद्रता बता दी हो उसके आगे आप क्या लगा दोगे, इस तरह दोस्तों ब्रैकेट बना दोगे बड़ा वाला दोनों तरफ से। ओके, और इसको मोलर सांद्रता भी बोलते हैं ए पदार्थ की, और इसको सक्रिय द्रव्यमान भी बोलते हैं। ओके, तो सक्रिय द्रव्यमान क्या है, मोलरता, वही मोलरता जिसे हम मोलर सांद्रता तो बोलते हैं। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा मोलर सांद्रताओं के बारे में, वही हमारा सक्रिय द्रव्यमान है। तो द्रव्यमानुपाती क्रिया के नियम में क्या बताया गया है, स्थिर ताप पर जब हमारा ताप क्या हो दोस्तों, स्थिर हो, याद रहे ताप हमारा स्थिर होगा तभी दोस्तों ये द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम आप लगाओगे। तो क्या बताया, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की गति, यहाँ पर गति ही देख रहे थे ना कि इसकी गति यहाँ पर R1 है R2 है, तो यही गति के बारे में इन्होंने बताया कि किसी पदार्थ की क्रिया करने की गति उसके सक्रिय द्रव्यमान की समानुपाती होती है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक हो तो उनकी क्रिया करने की दर उनके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। देखिए अभिकारक तो आपको पता ही होगा ना, अभिकारक जो रिएक्शन करते हैं इधर की ओर और जो बनता उत्पाद होता है। तो किसी भी पदार्थ की दोस्तों जो क्रिया करने की गति होगी, एक दूसरे से क्रिया करने की गति जो हम R1 ले रहे थे वह हमारा दोस्तों किसके समानुपाती होगा, उनके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होगा। अगर एक से अधिक अभिकारक है, देखिए जब जो अभिकारक है वह एक नहीं है, एक से अधिक है, तो दोस्तों उनका जो दोस्तों क्रिया करने की गति होगी तब उनका आप सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल कर दोगे, उसी के समानुपाती होती है। यही द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम है। आइए आपको समझाते हैं। जैसे एक हम उदाहरण लेते हैं दोस्तों उत्क्रमणीय अभिक्रिया का, A+B हमारा मान जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रहा है और C+D बना रहा है, यानी A+B से हमारा क्या बन गया, C+D भी बन गया और C+D वापस हमारा A+B बना दिया। ओके, ये अभी हमने आपको उदाहरण दिया है। तो इसकी अगर हम बात करें अग्र क्रिया करने की गति, जो कि हम R1 मान लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए आगे की ओर जो क्रिया करने की गति है वो R1 है, वह किसके समानुपाती होगी दोस्तों, इस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के दोस्तों गुणनफल के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक अभिकारक है। इनकी क्रिया करने की दोस्तों गति आगे की ओर बात वही बात करेंगे, आगे की ओर ही नहीं, यहाँ पर अभी हो रहा है, तो उनके आगे की ओर क्रिया करने की गति जिसको हम R1 माने हैं वह किसके समानुपाती होगा, इनके सक्रिय द्रव्यमान, यानी A का सक्रिय द्रव्यमान जिसे हम इस तरह आपने बताया ना किसी पदार्थ का मोलर सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान एक ही होता है, जिसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। तो अगर हम आपसे कहें A का सक्रिय द्रव्यमान लिखिए तो आप इस तरह ब्रैकेट में A का लिखोगे, और B का सक्रिय द्रव्यमान लिखिए तो इस तरह ब्रैकेट में आप B का सक्रिय द्रव्यमान लिखोगे, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, गुणनफल के गुणा होता है इनका, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है जब एक से अधिक अभिकारक हो तो उनकी क्रिया करने की दर उनके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होगी। ये R1 हमने निकाला। अब हम बात करेंगे पश्च क्रिया करने की गति R2, ये किसके समानुपाती होगा भाई, पश्च क्रिया कौन कर रहा है, ये दोनों कर रहे हैं, तो इनके सक्रिय द्रव्यमान के दोस्तों गुणनफल के बराबर होगा। तो इनका सक्रिय द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ये C हो जाएगा, और यहाँ पर D का सक्रिय द्रव्यमान हमारा ये D हो जाएगा। इस तरह हम ब्रैकेट में लिख देंगे। देखिए अभी तो हमने समानुपाती का चिन्ह लगाया हुआ है, आइए अब फॉर्मूला भी बना देते हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 हमारा सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देंगे K1, ये सिंपली हमारा A का सक्रिय द्रव्यमान इंटू में B का सक्रिय द्रव्यमान ये हो जाएगा। यहाँ से R2 भी आप बता दीजिए, R2 क्या निकल कर जाएगा, K2 कांस्टेंट लगा देते हैं, मान लीजिए ये C का सक्रिय द्रव्यमान गुणे पे हमारा D का सक्रिय द्रव्यमान ये हो जाएगा K1 एवं K2। अब दोस्तों यही से हमारा साम्यावस्था गुणांक निकलेगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब स्टार्ट होने वाला है, और आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपसे भी हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब भी ठोक के चलिए। आइए बात करते हैं, इतना हमने कर लिया, R1 R2 निकाल लिए, अग्र क्रिया करने की गति एवं पश्च क्रिया करने की गति। ओके, लेकिन हमने आपसे पूछा बताइए कि साम्यावस्था पर क्या होगा, तो आप कहोगे सर साम्यावस्था में तो किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्यावस्था तब आती है जब इधर क्रिया करने की गति एवं इधर की जो गति है ये दोनों बराबर हो जाती है। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला हुआ है, ये आगे की ओर एवं पीछे की ओर क्रिया करने की गति तो निकाला हुआ है। तो साम्यावस्था में होगा क्या, ये दोनों दोस्तों बराबर हो जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, यानी R1 दोस्तों यहाँ पर बराबर हो जाएगा R2 के, कहे तो यहाँ पर K1
यानी कि हमारा K1 A का सक्रिय द्रव्यमान B का सक्रिय द्रव्यमान ये टर्म इस टर्म के बराबर हो जाएगा K2 C का सक्रिय द्रव्यमान एवं D का सक्रिय द्रव्यमान। ओके, तो यहाँ पर दो कांस्टेंट दिख रहे K1 एवं K2, इन दोनों को एक साइड लेकर आते हैं। तो जब K1 एवं K2 को साथ लेके आएंगे, यहाँ पर K2 को नीचे बुला लेते हैं, तो K1 के पट्टे में आ जाएगा ये K2। ओके, और इसको क्या भेज देते हैं, उधर भेज देते हैं। ओके, तो यहाँ पर तो हमारा C का सक्रिय द्रव्यमान इंटू में D का सक्रिय द्रव्यमान तो था ही, और बटे में ये दोनों चीजें आ जाएंगी, यानी A का सक्रिय द्रव्यमान इंटू में B का सक्रिय द्रव्यमान। ओके, और यही किसके बराबर होता है दोस्तों, के। और यही जो यहाँ पर K1 बटे K2 है, ये दो कांस्टेंट है, तो इन दोनों कांस्टेंट को दोस्तों मिलाकर बोल दिया गया Kc, जिसे साम्यावस्था गुणांक का नाम दिया गया दोस्तों। यानी कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, साम्यावस्था गुणांक। किसके बराबर है, ये C का सक्रिय द्रव्यमान गुणे D का सक्रिय द्रव्यमान बटे में A का सक्रिय द्रव्यमान बटे में B का सक्रिय द्रव्यमान। ये देखिए दोनों चीजें अलग अलग हो सकती है भाई, रासायनिक अभिक्रिया होगा तो C अलग होगा, D अलग होगा, ये सभी अलग अलग होंगी। तो इसके लिए सिंपल सा हमने एक फॉर्मुला यहाँ पर लिख दिया हुआ है, जो साम्यावस्था गुणांक क्या होता है, उत्पाद किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान का गुणा बटे में अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान का गुणा। ओके, तो यहाँ से दोस्तों जो अभिक्रिया थी, यहाँ पर AB एवं CD हमारा क्या था, उत्पाद था, एवं AB हमारा क्या था दोस्तों, अभिकारक था। तो Kc अगर हमने आपसे पूछा तो क्या होगा दोस्तों, आप Kc बताओगे सर यहाँ पर उत्पाद है, ये दोनों है, इनका सक्रिय द्रव्यमान का गुणा, और जो हमारा अभिकारक है यहाँ पर A एवं B, इनका सक्रिय द्रव्यमान का गुणा बटे में, यही हमारा हो जाएगा Kc, यानी उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान का गुणा बटे में अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान का गुणा। ओके, कई बार होता क्या है ना दोस्तों, आपको रिएक्शन कुछ इस तरह दी होती है, जैसे कि उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, एग्जांपल से आपको समझाएंगे, जिससे आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपने साम्यावस्था गुणांक को समझ लिया, आइए एक एग्जांपल कराते हैं और एक क्वेश्चन आप खुद करोगे वो वाला इसके बाद। ओके, जैसे क्वेश्चन है फाइंड Kc, आपको निकालना है साम्यावस्था गुणांक फॉर दिस रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर हमारा क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर दो अनुपाती का नियम द्वारा जो Kc है वो निकाल लेंगे, जो कि हमने आपको बताया यहाँ पर उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान बटे में अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान के बराबर होता है, तो वही हम निकालेंगे। तो Kc हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान, उत्पाद हमारा क्या है, C है और 3D है। अब देखिए आप तो सभी समझ गए हो कि सर यहाँ पर C है हमारा, तो यहाँ पर हमने उत्पाद में हमने C का सक्रिय द्रव्यमान लिखा, मल्टीप्लाई में जो हमारा है यहाँ पर एक और उत्पाद दोस्तों 3D, इसका सक्रिय द्रव्यमान लिख देंगे यहाँ पर 3D, जो कि दोस्तों इस तरह आप लिखोगे तो बिल्कुल गलत होगा दोस्तों, बिल्कुल गलत होगा। जी हाँ, गलत हो जाएगा। कहां पर गलत होगा ये हम आपको अभी बताने वाले हैं। 3D का मतलब क्या है दोस्तों, 3D का मतलब है आपने D का सक्रिय द्रव्यमान क्या किया, 3 बार जोड़ दिया, यही ना आपने किया। 3D का मतलब क्या है कि आपने D का सक्रिय द्रव्यमान 3 बार जोड़ के यहाँ पर लिख दिया 3 और सक्रिय द्रव्यमान यहाँ पर D, यही ना आपने किया। लेकिन हमने आपको द्रव्यपाती अभिक्रिया में नियम में क्या बताया था कि सक्रिय द्रव्यमान हमें जुड़ता नहीं है, सक्रिय द्रव्यमान दोस्तों गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर आप जोड़ रहे हो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यपाती नियम में जोड़ घटाने का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया गया है। उसमें तो बताया गया है कि जो दोस्तों क्रिया की दर होती है वो क्या होती है, सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि यहाँ पर अब 3D है तो 3D को आप जोड़ोगे नहीं, 3 बार इसका दोस्तों सक्रिय द्रव्यमान, आप इसका सक्रिय द्रव्यमान 3 बार गुणा करोगे, यानी कि सक्रिय द्रव्यमान द्रव्य अनुपात अभिक्रिया के नियम से यहाँ पर 3 बार D है, तो इसको हम 3D नहीं लिखेंगे इसका सक्रिय द्रव्यमान, इसके 3D का हम गुणा करके लिखेंगे। यानी जब 3D का गुणा करेंगे तो ये D के पावर हमारा क्या हो जाएगा, D के सक्रिय द्रव्यमान के घाते 3 हो जाएगा, यही 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3D नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम दोस्तों क्या लिखेंगे, Kc बराबर क्या हो जाएगा, C का सक्रिय द्रव्यमान और यहाँ पर D का सक्रिय द्रव्यमान के घाते 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक अब तरीका भी याद रखते हो, जो गुणा होता है आगे में वही पावर में आ जाते हैं। यानी कि D के साथ क्या था, 3 था, तो इसके सक्रिय द्रव्यमान के घाते में 3 चला जाएगा, जो गुणा है वह घात में चला जाएगा, जो गुणा है दोस्तों वो घात में आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। यानी उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान हमने ये लिख दिया, और बटे में जो हमारा अभिकारक है, हमारा अभिकारक क्या 2A है एवं B है। ओके, तो A के साथ क्या है, 2 गुणा में है, तो A के घाते में हमारा आ जाएगा ये 2, क्योंकि आपको बताए 2A को हम क्या लिखेंगे, 2A का सक्रिय द्रव्यमान मतलब क्या है, 2A को हमने क्या किया, 2 बार गुणा किया, जो कि हमारा क्या है, 1 के सक्रिय द्रव्यमान के स्क्वायर के बराबर है, जो गुणा है वही घात में आ गया, और B हमारा अकेला है तो इसको B इसी तरह लिख दीजिए। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस तरह आपका आ जाएगा दोस्तों, यही आपका इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन आपको कराते हैं, एग्जाम में आपके पूछा जाएगा इसी तरह का क्वेश्चन, और आया भी हुआ है। क्वेश्चन इस प्रकार है, 1500 केल्विन पर, ये तापी का मात्रक होता है केल्विन पर, N2+3H2 ये जो हमारा है अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था गुणांक Kc क्या होगा आपको लिखना है। ओके, आप देखिए अभिक्रिया आई है, जैसे आप करते हो वो आपको कर देना है। तो Kc बराबर क्या होगा भाई, उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान बटे में अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। उत्पाद हमारा क्या है, 2NH3 है, 2NH3 है हमारा। ओके, तो यहाँ पर जो गुणा है हम जान सकते
सक्रिय द्रव्यमान लिखेंगे यहाँ पर NH3 है हमारा इसका सक्रिय द्रव्यमान, लेकिन 2 गुणा में है, इसके 2 गुणा में है, तो यही क्या हो जाएगा, जो 2 गुणा में है वो घाते में आ जाएगा, यानी कि ये पावर में आ गया। इसका सक्रिय द्रव्यमान के घाते 2 और उत्पाद हमारे यही था, तो अकेला इसका हमने लिख दिया और बटे में अभिकारक हमारा 2 है, तो इन दोनों का सक्रिय द्रव्यमान लिखेंगे। हमारा अभिकारक का N2 है, नाइट्रोजन 2 है, तो इसको हमने सक्रिय द्रव्यमान लिखा, इसके तो ये अकेला था तो इसी तरह हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ पर 3H2 यानी H2 का सक्रिय द्रव्यमान हमारा क्या है, 3 बार है, तो इसको हम जोड़ेंगे नहीं, इसका हम गुणा कर देते हैं। बोले तो जो हमारा गुणा में है वह घाते में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Kc, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहे तो यहाँ पर साम्यावस्था गुणांक Kc। ओके, और यही सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि N2 का सक्रिय द्रव्यमान दिया हुआ है, H2 का सक्रिय द्रव्यमान आपको दिया हुआ है और दोस्तों NH3 का सक्रिय द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, यानी कि जो टर्म आपने यहाँ पर लिखे हुए वो सबका मान आपको दे दिया हुआ है। तो आपको Kc का मान बताना है, साम्यावस्था गुणांक का मान क्या होगा। तो सिंपली दोस्तों आपने यहां तक कर लिया है, बस आपको इस सभी की सांद्रता दे रही है, इन सभी का मान बस यहां पर रख देना है। जैसे NH3 की आपको दिया है सक्रिय द्रव्यमान इतना है, तो इसको यहां पर रख दीजिए। N2 का आपको दिया है ये, तो इसको यहां पर रख दीजिए और H2 का जो आपको दिया उसको यहां पर रख दीजिए। बस रख के हल कर लीजिए, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा, 10 की घातें हैं सब आपस में कट मर जाएंगी और फाइनली आपका गुणा भाग करने के बाद आपका Kc का मान आ जाएगा। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यानी कि NH3 का जब आप रखेंगे ये मान उसका स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर H2 का जो ये मान रखेंगे उसका क्यूब करेंगे। ओके, तो ऐसे से करना है आपको, फिर उसके बाद आपका आंसर Kc निकल कर आ जाएगा, फिर कैलकुलेशन आपका रहेगा बस इसमें। ओके, तो एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में सारे हमने आपको बता दिए हैं, आपने इतना समझ लिया है तो आपके लिए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो भी आप चुटकियों में कर लोगे। ओके, तो यहाँ पर करते इस वीडियो को, ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, आपने इस वीडियो के अंत तक देखा, हमारे साथ बनाए रहे, तो इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल जरूर करें, ताकि ऐसे वीडियोस जो आपको कुछ नया सिखाए और आपको अपने एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 अचीव करने में मदद करें, ऐसे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो आप मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। अगर आपको कोई टॉपिक पे डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उस पर वीडियो हम जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, खुश रहिए, हंस रहिए और फिजिक्स एवं केमिस्ट्री में फुल स्कोर करें।